सिविल सर्विसेज। अब हम देखते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। सिविल सर्वेंट बेसिकली वो होता है जो कि लोक सेवक होता है, जिन्हें लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करना होता है, उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। हालांकि सिविल सर्वेंट्स की बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, आज भी हम देखते हैं इंडिया में, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर की व्यवस्था है, इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के टाइम से की गई थी। आज के समय पे जो यूपीएससी के द्वारा आईएएस और आईपीएस की जो एग्जाम्स ली जाती हैं, तो इन सिविल सर्वेंट्स की जो सर्विसेज है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Governor General Cornwallis launched civil services in India. He imposed anti-corruption restrictions by banning company employees from doing trade, separated the revenue system and the judiciary. Systematic services with salary were assigned to the collector. तो भारत में सिविल सर्विसेज सबसे पहले शुरू करने वाले थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी कि बंगाल में जो 1773 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनमें से ही एक थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। उन्होंने सबसे पहले भारत में सिविल सर्विसेज शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने जो भी कंपनी एम्प्लॉइज थे, वो जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, उस पे उन्होंने बैन लगा दिया, ताकि जो कंपनी एम्प्लॉइज के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था उस पर वे रोक लगा सके। आपको याद हो तो सबसे पहले बंगाल में जब नवाब का शासन हुआ करता था, सबसे पहले सिराज उद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम। तो उस टाइम पे जो कंपनी को जो परमिशन मिली हुई थी विदाउट एक्साइज ड्यूटी ट्रेड करने की, उसका गलत फायदा उठा रहे थे कुछ कंपनी ऑफिशियल्स। वो प्राइवेटली भी ट्रेड करते थे, जो वो प्राइवेटली जो भी व्यापार करते थे उसमें भी वो टैक्स नहीं देते थे। तो उस टाइम पे तो क्योंकि बंगाल के नवाब का शासन था, तो नवाब को टैक्स में नुकसान होता था। पर बाद में वहां पर ड्यूअल सिस्टम चालू हुआ। बंगाल में जितना भी रेवेन्यू आता था, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। और उसके अलावा लोगों को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाब के सर पर थी। पर 1773 आते आते ब्रिटिशर्स ने वहां पर जो ड्यूअल सिस्टम था, जो द्विमुखी शासन था, उसको भी वहां पर खत्म कर दिया। क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो ब्रिटिशर्स करते थे, पर लोगों को संभालने की जिम्मेदारी नवाब के सर पर थी। पर नवाब जब टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहा है, तो वो लोगों की भलाई के लिए कहां से काम करेगा, वो कहां से पैसे खर्च करेगा। तो उससे वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। वहां के लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो वहां के लोगों को ही हो रहा था। तो जब ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया, उसके बाद वहां पर जो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी थी, उसके साथ साथ जो भारत में शासन की जिम्मेदारी थी, वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि उनके जो भी ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं, वो जितना भी टैक्स चोरी कर रहे हैं प्राइवेट ट्रेड करके, उससे काफी ज्यादा टैक्स में नुकसान हो रहा है। तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जितने भी ब्रिटिश एम्प्लॉइज प्राइवेट ट्रेड करते थे उस पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसके अलावा उन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि जो भी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी थी, उसको जुडिशरी से अलग कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी, उसके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे गवर्नर जनरल्स के साथ। कौन फाइनल डिसीजन लेगा, इस पे भी काफी ज्यादा झगड़ा होता था। तो अंत में गवर्नर जनरल ने यह डिसाइड किया कि जो टैक्स कलेक्शन के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितना भी वहां पर रेवेन्यू सिस्टम, जितना भी वहां पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, वो सारा गवर्नर जनरल के अंडर हुआ करेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हुआ करेगा। और उन्होंने जुडिशरी से उसको सेपरेट कर दिया। सिस्टमेटिक सर्विसेज विथ सैलरी वर असाइन टू द कलेक्टर। और उसके बाद हर प्रदेश में एक कलेक्टर को नियुक्त किया जाता था। उस टाइम पे कलेक्टर्स सिलेक्शन से आते थे, यानी कि स्टार्टिंग में तो कोई एग्जाम्स नहीं हुआ करती थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके थ्रू ही कुछ लोगों को कलेक्टर के तौर पे सिलेक्ट किया जाता था। उन्हें प्रॉपर सैलरीज दी जाती थी। और जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी थी, जितना भी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी थी, वो कलेक्टर को दे दी गई थी। Wellesley set up a training institute for British officers in India to train them for civil services.
which is known as Fort William College in Calcutta. Prior to this, most of the appointments were made by the board of directors of the East India Company. During the time of Dalhousie, the British Parliament advocated the introduction of competitive examinations for admission to the civil services under the Charter Act of 1853. Later, rules were made to allow Indians also to appear in competitive examination and join such civil services. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जब वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच में इंडिया के गवर्नर जनरल बने, तो वेलेस्ली ने ये जितने भी लोगों को कलेक्टर की जिम्मेदारी दी जाती थी उनको ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहली बार जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है वहां पर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू की थी। और वहां पर इन कलेक्टर्स के लिए जितने भी लोग आते थे उनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी, उनको अपना शासन किस तरह से चलाना है उसका उन्हें गाइडेंस दिया जाता था। तो वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप की थी कलकत्ता में, क्योंकि इससे पहले जितने भी अपॉइंटमेंट्स आते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू आते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ओरिजिनली 24 लोग थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्वी सन 1600 में शुरू हुई थी तभी ब्रिटेन में उसके 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। और अब जो हम ये समय देख रहे हैं 1800 के आसपास का, तब भी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काउंसिल में 24 मेंबर्स ही हुआ करते थे। और पहले जितने भी कलेक्टर्स बनते थे उनको इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ब्रिटेन में ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वे अपने लोगों को पसंद करते थे, उन्हें भेजा करते थे और उन्हें कलेक्टर की पोस्ट दे दी जाती थी। वे वहां पर काम करते थे, उन्हें सैलरीज दी जाती थी, वे हाई पोस्ट पे होते थे। पर वेलेस्ली ने पहली बार ऐसा सिस्टम बनाया कि हम किसी को भी इस तरह से कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जहां पर सिविल सर्विसेज के लिए कलेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद 1847 से 1856 के बीच में जब डेल हाउसी इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे तब डेल हाउसी ने सबसे पहली बार ये जो कलेक्टर की पोस्ट होती थी उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आगे रखी कि क्यों ना हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिक्स करें। जो लोग भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेंगे उन्हीं को हम कलेक्टर की पोस्ट असाइन करेंगे, उन्हें कलेक्टर की जिम्मेदारी दी जाएगी और उस पोस्ट पे रखकर उन्हें सैलरीज दी जाएगी, वो लोग अपना काम करेंगे। अभी जो हम यूपीएससी का सिस्टम देखते हैं उसमें भी जो पोस्ट है आईएएस की और आईपीएस की उसके लिए भी आपको यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, वो पास करनी पड़ती है। तो इस तरह की एग्जाम की सबसे पहली शुरुआत डेल हाउसी के द्वारा की गई थी 1853 के बाद। और स्टार्टिंग में यह एग्जाम देना सिर्फ ब्रिटिशर्स को अलाउड था, ब्रिटेन के जितने भी लोग थे वो ही इस एग्जाम में हिस्सा ले सकते थे। बाद में जाकर कुछ वर्षों के बाद इंडियंस को भी अलाउ किया जाता है इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग में तो इंडियंस के लिए काफी ज्यादा टफ था ये सिविल सर्विस पास करना, क्योंकि उस टाइम पर यह सिविल सर्विस देने की एज लिमिट थी 18 और एग्जाम काफी ज्यादा टफ हुआ करती थी, उसमें और भी लैंग्वेजेस हुआ करती थी। अब जो इंडियंस थे वो 18 ईयर तक इतने प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते थे कि वो इतने टाइम में इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर ले। तो बाद में जब काफी ज्यादा डिमांड होती है, इंडिया में जितने भी बड़े लीडर्स थे उनके द्वारा जो डिमांड रखी जाती है, तो बाद में ये जो 18 ईयर की एज लिमिट थी उसको बढ़ाकर एक समय पर 21 और फिर बाद में 23 कर दी जाती है। यानी कि एंड में जब 23 एज लिमिट होती है तब तक इंडियंस भी अच्छी तरह से इस एग्जाम में हिस्सा ले पाते थे। Until 1850, the higher administration appointed only English officers to high positions in important departments such as civil services, army, police, and judiciary. Indians were appointed only to general positions and low paid jobs such as clerks and soldiers. यानी कि 1850 तक तो ऐसी सिचुएशन थी
कि यह जो सारी सिविल सर्विसेज थी, उसके अलावा जो आर्मी थी, पुलिस था और जो जुडिशरी का सिस्टम था, इनमें जितनी भी हाई पोजीशंस थी वो ब्रिटिशर्स को ही दे दी जाती थी। सिर्फ ब्रिटिशर्स को उन हाई पोजीशंस पे अपॉइंट किया जाता था। सिविल सर्विसेज में जैसे हम देखें जो कलेक्टर्स की पोस्ट होती थी, उसके अलावा आर्मी में जो जनरल्स की पोस्ट होती थी, पुलिस में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे, उसके अलावा जुडिशरी में जो हाई कोर्ट्स के जजिस हुआ करते थे। तो ऐसी हाई पोजीशंस पे सिर्फ ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया जाता था। और जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, उन्हें सिर्फ जनरल पोजीशंस दे दी जाती थी, जो कि काफी लो पेड जॉब्स होती थी। उनकी सैलरीज भी कम होती थी, जैसे कि क्लर्क्स में होते थे काफी सारी ऑफिस में। उसके अलावा जो सोल्जर्स होते थे, यानी कि वे आर्मी में कभी भी जनरल्स नहीं बन पाते थे। सोल्जर्स जैसी जो छोटी पोस्ट होती थी, वही इंडियन लोगों को दी जाती थी। Army. The British rule in India came into existence due to their special military policy. Their aim was to conquer India as well as to suppress India's internal rebellions and to expand the British Empire. They were successful in that. अब हम ब्रिटिश आर्मी की बात करें तो भारत में ब्रिटिशर्स का जो शासन शुरू हुआ, उसमें ब्रिटिश आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। पहले तो उन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे। ये तो बाद में था कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी कई टैक्टिक्स यूज किए। पर उनके लिए शुरुआत से जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और उनका इरादा सिर्फ भारत को जीतना नहीं था, उसके अलावा जो इंटरनल रिबेलियंस होते थे, इंडिया के अंदर जितने भी शासक थे, वो कहीं फिर से उनके विरुद्ध रिबेलियन ना कर दे, कहीं उन्हें फिर से भारत के अंदर से विरोध का ना सामना करना पड़े। और जो लोग भी उनके खिलाफ खड़े होते थे, जो लोग भी बगावत करते थे, उनको रोकने के लिए आर्मी का यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके अलावा लगातार अपने जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको भी एक्सपेंड कर रहे थे, यानी कि जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसको भी वे लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो ब्रिटिश आर्मी का मेनली उन्होंने दो तरीकों से यूज किया। सबसे पहला तो कई साम्राज्य के साथ युद्ध लड़कर उन्हें हराकर ब्रिटिश साम्राज्य को और ज्यादा एक्सपेंड करना, यानी कि उसका साम्राज्य विस्तार करना। उसके अलावा जो इंटरनल रिबेलियंस होते थे, यानी कि उनके शासन के अंदर देश के अंदर से जितने भी लोग बगावत करते थे, उन्हें भी सप्रेस कर दिया जाता था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। उनकी आवाज को भी, उनकी बगावत को भी रोक दिया जाता था। Many Indians joined the company's army as soldiers. Only the British could become high officials. The Indians could not hold positions higher than the subedars in army. The soldiers received regular monthly salaries. तो ये जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको काफी सारे इंडियंस ने भी ज्वाइन किया था, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में काफी सारे इंडियन सोल्जर्स भी हुआ करते थे। भारत के लोग भी उसमें जुड़ते थे, क्योंकि उस टाइम पर भी लोगों को जो नौकरी है, जो जॉब है, उसकी जरूरत होती थी। और क्योंकि आर्मी में उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, खाना रहना बहुत सारी व्यवस्था मिल जाती थी, तो काफी सारे इंडियन लोग भी ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते थे। पर जो इंडियंस थे उनको बहुत ही लोअर पोस्ट पे रखा जाता था। जो भी हाई पोजीशंस थी उन पे सिर्फ ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया जाता था। जो जनरल्स की पोजीशन होती थी, जो कमांडर्स होते थे, उन पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे। और ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे, जो भारत के लोग थे, वो सूबेदार से ऊपर की पोस्ट उन्हें नहीं मिलती थी। और इन सोल्जर्स को रेगुलर मंथली सैलरीज पे कर दी जाती थी, जिसकी वजह से ज्यादा इंडियंस आगे भी ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते हैं। नो दिस, बाय 1857 देयर वर 2,65,900 इंडियन सोल्जर्स out of a total of 3,11,400 soldiers in the company's army। और 1857 आते आते, वैसे 1857 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है जिसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। पर 1857 आते आते जो कंपनी की आर्मी थी, जो कि टोटल 3,11,400 सोल्जर्स की थी, उसमें करीबन 2,65,900 इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। इस बात के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1856 के टाइम पे, जब डेलहाउसी थे,
तो उन्हें वार्न भी किया गया था कि इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स से कई गुना ज्यादा इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। अगर कभी रिबेलियन हुआ, कभी किसी ने बगावत कर दी, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी, तो कहीं ये जो इंडियन सोल्जर्स है वे अपने देश का हित का सोचकर कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को धोखा ना दे दे। पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। हालांकि उस समय पर अभी आप देखो तो 1/6 रेशियो हुआ करता था, यानी कि अगर 7 सोल्जर्स हैं, 7, तो उसमें से 6 इंडियंस थे, एक ब्रिटिश हुआ करता था। तो इतना रेशियो का डिफरेंस था। टोटल आप देखो तो 3,11,000 थे, उसमें से 2,65,900 तो भारतीय सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे। तो इंडियंस सैलरीज के लिए, जॉब के लिए ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते थे। हालांकि उसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों की आवाज को दबाने के लिए ही किया, भारत के लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से रोकने के लिए ही किया। तो ये भी एक आयरनी है, ये भी एक विरोधाभास है कि एक और जहां भारत के लोग ही आवाज उठा रहे हैं, वहीं उनके सामने जो इंडियन सोल्जर्स है वही ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन होकर इंडियन लोगों के सामने लड़ रहे थे। पुलिस, the British police force was as important as the army. It was started by Governor General Cornwallis. He replaced the traditional Indian feudal police department with a modern police department. At the district level, the district superintendent of police DSP was appointed as the police officer. They started police stations at different places and appointed a Faujdar, sub-inspector. A guard was appointed in the villages. Even in the police force, only the British could hold high positions. Indians worked as the constables, sepoy. अब ब्रिटिशर्स के लिए आर्मी जितनी इंपॉर्टेंट थी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश पुलिस फोर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पुलिस की जो सिस्टम है उसकी भी शुरुआत की थी, और उसकी शुरुआत करने वाले थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। तो उन्होंने इंडिया में जो सालों से चला आ रहा सिस्टम था, फ्यूडल पुलिस सिस्टम, यानी कि पहले तो राजा होते थे, उनके सामंत होते थे, और उनके अंडर दंड नायक जैसी पोजीशंस होती थी, या जो भी लोग वहां का कानून व्यवस्था देखते थे। तो उस सिस्टम को अबोलिश करके, उस सिस्टम का अंत करके कॉर्नवालिस ने जो मॉडर्न पुलिस सिस्टम है उसकी शुरुआत की थी इंडिया में, मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस समय पर डीएसपी को अपॉइंट किया जाता था। डीएसपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिसमैन होते हैं उनकी जिम्मेदारी एक तरह से डीएसपी के सर पर होती है। डीएसपी डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कई और जगहों पर भी पुलिस स्टेशन शुरू किए थे, और उन पुलिस स्टेशन में वे फौजदार यानी कि सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते थे। आज भी हम पुलिस स्टेशन में देखें तो वहां पर हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जो विलेजेस थे वहां पर गार्ड्स को अपॉइंट कर दिया जाता था, यानी कि जो चौकीदार होते थे उनको वहां पर गांव में विलेजेस की जिम्मेदारी दी जाती थी। और पुलिस फोर्स में भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ही हाई पोजीशंस दी जाती थी। और जो इंडिया के लोग थे, जो भारत के लोग थे, जो भी ब्रिटिश पुलिस फोर्स को ज्वाइन करते थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेबल की पोस्ट थी वही दी जाती थी। सेपोई यानी कि जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसी पोस्ट पे इंडियन लोगों को अपॉइंट किया जाता था। वे कभी भी डीएसपी या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो पाते थे। ज्यूडिशरी, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के समय में इंडिया में जो न्याय व्यवस्था थी वो किस तरह की हुआ करती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स स्टार्टेड द जुडिशरी इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन जुडिशरी, सिविल एंड क्रिमिनल। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के थ्रू इंडिया में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी। और 1773 के बाद जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वे उस समय पर गवर्नर जनरल थे, तो एक तरह से इंडिया में जुडिशरी की शुरुआत उन्होंने ही करी थी 1773 के बाद।
उस समय पर दो तरह की कोर्ट्स हुआ करती थी, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। यानी कि जो आम जनता के इश्यूज होते थे, जो लोगों की कंप्लेंट्स होती थी, उनके लिए सिविल कोर्ट्स थी। और जो क्रिमिनल केसेस होते थे, जिन भी लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस अप्लाई किए जाते थे, उनके लिए सेपरेट कोर्ट्स हुआ करती थी, क्रिमिनल कोर्ट्स। कॉर्नवालिस इन 1793 made significant changes in the judicial system. He started four provincial courts and established civil courts in each district under the chairmanship of district judge. Civil courts were established over district courts, whereas the courts of registrar and taluka courts were established under the district courts. The judges were referred as munsif and amin, and they were Indian. However, the Indian judges were appointed at lower level. They formed the same law for all. They applied English laws in place of Hindu and Muslim laws. तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद एक समय पर जब कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, तो 1793 में 1793 में उन्होंने जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम था, उसमें काफी बड़े बदलाव किए। उन्होंने सबसे पहले तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स शुरू किए थे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शुरुआत करी थी। तो सबसे ऊपर हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करती थी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो सिविल कोर्ट्स थी वे हुआ करती थी। और उसके नीचे जैसे हम देखते हैं जिला में जो तालुका होता है, तो वहां पर तालुका लेवल पे तालुका कोर्ट्स और जो रजिस्ट्रार की कोर्ट्स हुआ करती थी, और जो जजेस थे उन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था, जो कि इंडियंस हुआ करते थे। हालांकि ज्यूडिशरी में भी ये सिस्टम हम देखते हैं कि जो हायर पोजीशंस थी वो तो अंग्रेजों के पास ही रहती थी, और जो लोअर कोर्ट्स थी जैसे कि तालुका में या जो रजिस्ट्रार की कोर्ट्स होती थी, वहां पर इंडियन जजेस को अपॉइंट किया जाता था और उन्हें मुंसिफ और अमीन नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजों ने ये जो पूरा जुडिशियल सिस्टम बनाया था, तो उन्होंने जो कानून बनाए थे वो सबके लिए सेम थे। जो भारत में पहले हिंदू और मुस्लिम लॉज हुआ करते थे, क्योंकि इंडिया में जो रिलीजियंस है उनकी लोगों पे काफी ज्यादा डोमिनेंस है, तो लोग अपने धर्म के हिसाब से जो कानून थे वो फॉलो किया करते थे। हिंदुओं के लिए अलग लॉज थे, उसी तरह मुस्लिम्स के लिए अलग कानून थे। पर ब्रिटिशर्स ने ये जो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लॉज थे, इन सबको बंद करके उनकी जगह पे जो इंग्लिश लॉज थे वो पूरे इंडिया में सब लोगों के लिए अप्लाई कर दिए। यहाँ पर जितनी भी कोर्ट्स हम एस्टेब्लिश होती हुई देखते हैं, वहां पर हर जगह पर इंग्लिश लॉज के अनुसार ही फैसला सुनाया जाता था। विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट टू अपॉइंट इंडियंस ऑन हाई पोजिशंस इन द जुडिशरी। High courts were established in Kolkata, Madras, and Mumbai. By enacting laws in clear written form, modern laws were introduced in 1833. और उसके बाद विलियम बेंटिंक, जो कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिस वक्त गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन दे दी गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी, उस समय पर इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक। तो उन्होंने जुडिशरी में बदलाव के लिए बड़े डिसीजंस लिए थे। और विलियम बेंटिंक इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हाई पोजीशंस पे इंडियंस को अपॉइंट करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। यानी कि विलियम बेंटिंक ने जो भारत के लोग थे उनको भी हाई पोजीशंस पे अपॉइंट किया जा सकता है, वो अलाउ किया था। उसके बाद इंडियंस भी जो बड़ी कोर्ट्स होती थी उसमें जजेस की पोजीशंस पे नियुक्त हो सकते थे। इसके अलावा 1833 के टाइम पे इंडिया में 3 हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाती है। वर्तमान में हम देखें तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर डिफरेंट स्टेट्स में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हम अभी इंडिया में देखते हैं। सबसे पहली बार 1833 में जब हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई थी, तो वो पहली 3 हाई कोर्ट्स थी जो कि ब्रिटिशर्स के जो मेन 3 प्रेसिडेंसीज थी, डेफिनेटली वहीं पर भी हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहली थी कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता भी कहते हैं, दूसरी थी मद्रास यानी कि चेन्नई में, और तीसरी हाई कोर्ट थी मुंबई में।
और 1833 के बाद जो भी लॉस यानी कि जो भी कानून बनाए जाते थे वो क्लियर रिटर्न फॉर्म में बनाए जाते थे। जो मॉडर्न लॉस थे, जो नए कानून थे, वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, और इस तरह से एक आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती है भारत में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट thus established the rule of law in India and adopted a policy of uniform law for all. The law did not make discrimination on the basis of caste, religion, or class. The doors of the court were opened for the general public. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत की, और उनकी जो भी न्याय व्यवस्था थी वो यूनिफॉर्म लॉ पे काम करती थी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, या उसके क्लास, उसके वर्ग के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाता था। जो कोर्ट के दरवाजे थे वो सब लोगों के लिए खुले थे। हालांकि ये तो कहने की बात थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्हीं लॉस का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया इंडियन लोगों के खिलाफ। 1853 में जब डेलहाउसी थे, उसके पहले कैसा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वही इंडिया के गवर्नर जनरल थे। पर जब बंगाल, मैसूर, मराठा और उसके बाद पंजाब और सिंध का भी प्रदेश ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, तो गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। तो 1853 के बाद ऐसा था कि जो बंगाल के गवर्नर की पोजीशन थी उस पे सेपरेट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता था, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसकी पोजीशन पे सेपरेटली एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो उसके पहले जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम था, तो स्टार्टिंग में तो इंडियंस पे ही यहाँ पर केसेस चलाना अलाउड था। पर 1853 के बाद ये चेंज हम देखते हैं कि इवेंचुअली जब 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1853 में, तो उसके बाद जो यूरोपियन लोग थे या जो ब्रिटिशर्स थे उन पे भी यहाँ पर मुकदमे दर्ज करने का अलाउ किया जाता है। उन पे भी केसेस दर्ज किए जाते थे, उन पे भी मुकदमा चलाया जाता था। पर फिर भी ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जितना भी जुडिशियल सिस्टम था, उसका ज्यादा से ज्यादा गलत इस्तेमाल किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस के खिलाफ। तो उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ एस्टेब्लिश किया। यानी कि वर्तमान में हम देखें तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है कि सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों के लिए एक समान नियम कानून हो। जैसे कि हम अभी इंडिया में देखें तो जो इस्लाम रिलीजियन फॉलो करते हुए लोग हैं वे एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, जबकि हिंदुइज्म में ये इतना अलाउ नहीं किया जाता। तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट लॉस है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है उसके अनुसार सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, वो एक ही शादी करेंगे। उसके अलावा पिता की प्रॉपर्टीज में जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी को भी दिया जाएगा। तो इस तरह की काफी सारी बातें सब लोगों के लिए अप्लाई होगी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्म लॉ हुआ करता था। यानी कि चाहे इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्लास का हो, सबके लिए एक जैसे नियम कानून अप्लाई किए जाते थे। किसी भी धर्म के लिए अलग कानून नहीं हुआ करते थे। Although the British administration was a modern one, its purpose was to strengthen the British Empire in India. So, the Indians could not take enough advantage of this administrative system. The British dealt arbitrarily against the Indians through these laws. That is why an atmosphere of mistrust was created in India by the British rule. तो यहाँ पर हमने जितना भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा वो था तो काफी आधुनिक, काफी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था। पर क्योंकि इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पीछे ब्रिटिशर्स का मोटिव यह था कि वो ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए, वो उसको स्ट्रेंथन करे, इसीलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था इस तरीके से बनाई थी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा सिर्फ अंग्रेजों को हो। जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे वो इस आधुनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, जो आधुनिक शासन व्यवस्था थी, जो मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट था, आर्मी थी, जुडिशरी थी, इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है भारत के लोगों को।
उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो आर्बिटरली यानी कि निरंकुश तरीके से, मनमाने तरीके से भारत के लोगों के विरुद्ध इन लॉज का, ये जो उनके द्वारा कानून बनाए गए थे उसका गलत इस्तेमाल करते थे। भारत के लोगों को उससे काफी ज्यादा परेशानी होती थी, पर क्योंकि पूरा जुडिशियल सिस्टम, वहां पर जो हाई कोर्ट्स होते थे, वहां के जजेस से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी में क्योंकि हाई पोजीशंस पे सिर्फ अंग्रेज थे, तो भारत के लोगों को अगर अन्याय हो रहा है तो वो जाएंगे किसके पास? कहीं भी जाते थे, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, हर जगह पर क्योंकि हाई पोजीशंस पे ब्रिटिशर्स ही थे, तो भारत के लोगों को कहीं भी न्याय नहीं मिल पाता था। और इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों के खिलाफ ये जो नए कानून थे, ये जो पूरी नई शासन व्यवस्था थी, उसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे भारत के लोगों को सहन करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। यह जो पूरा सिस्टम था उसके प्रति मिसट्रस्ट का एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है भारत के लोगों में। इवेंचुअली भारत के लोगों को ये रियलाइज होता है कि यह जो पूरा आधुनिक शासन व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हितों को ध्यान रखने के लिए, अंग्रेजों के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, और भारत के लोगों को इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा। उससे ज्यादा उनपे इन लॉस का, ये जो नए कानून थे उसके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। तो भारत के लोग, ये जो नई आधुनिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था, उससे भारत के लोगों का भरोसा उठ जाता है। और जो एटमॉस्फियर ऑफ मिसट्रस्ट, जो अविश्वास की भावना है, वो भारत के लोगों में देखने को मिलती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के विरुद्ध में। तो यहां पर हमारा जो क्लास 8 का सोशल साइंस का यूनिट 1 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ओवर होता है। आई होप इस पूरे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।